Hello, guys, how are you all? Hope you are doing good. So, today we are again with a new chapter, chapter number 3, Election and Representation, from class 11th Humanities stream book Indian Constitution at Work. Let's read this chapter. So, guys, the first topic is election and democracy. Let us begin by asking ourselves two simple questions about election and democracy. Can we have democracy without holding elections? Is it possible to have Loktantra, to have democracy without actually holding elections? Second is, can we hold elections without having democracy? कि डेमोक्रेसी नहीं भी है, हमारे पास डेमोक्रेसी के बिना मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, क्या हम उसके दौरान भी इलेक्शंस को होल्ड कर सकते हैं? कि जैसे इंग्लैंड है, वहाँ पे मोनार्की है, तो क्या वो लोग इलेक्शंस को होल्ड कर सकते हैं? और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ऐसे है कि हम डेमोक्रेसी रख सकते हैं इलेक्शंस के बिना, कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ ना करें पर डेमोक्रेसी हो. Let us have a discussion in classroom on both these questions by asking example from whatever we have learned so far in the previous classes. So you have to discuss this in your classes and have to learn it. So next is the first question reminds us of the necessity of representation in a large democracy. पहला क्वेश्चन हमें ये बताता है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन why it is necessary to represent. The first question reminds us of the necessity of representation in large democracy. कि हमें रिप्रेजेंटेशन ही क्यों करनी पड़ती है डेमोक्रेसी में, हमें लोगों के द्वारा ही उनके चूज़ किए हुए मेंबर्स को ही क्यों डेमोक्रेसी में लाना पड़ता है. ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन. ऑब्वियसली इंडिया जो है एक बहुत वास्ट कंट्री है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतनी वास्ट कंट्री में हम बिना इलेक्शंस के अपना डिसीजन रख पाएँ. तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जा कर के क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं. क्योंकि इतनी पॉपुलेशन में इंडिया इज़ most populated country. At first number India come in population. So how is it even possible to think that we can take part in every decision? Okay. So therefore representatives are elected by the people. इसीलिए लोग जो हैं वो representatives चूज़ करते हैं. This is how elections become important. और इसी तरीके से elections important बनती हैं. क्यों बनती हैं important elections? Let's highlight this. That why the elections became important. They became important just because people by their own chooses their government. Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turns to the last election. जब भी हम इंडिया के बारे में या इलेक्शंस के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो हमारा जो दिमाग है ना वो बिना मतलब कि लास्ट इलेक्शंस पे चला जाता है कि लास्ट इलेक्शंस में कौन जीता था. कई बच्चों का नहीं भी जाता होगा पर बहुतों को चला भी जाता होगा. अभी लास्ट इलेक्शंस में हमें पता ही है बीजेपी जीती है और अभी करंट 2026 में नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं. सो प्राइम मिनिस्टर है हमारे. नेक्स्ट इज़ elections have today become the most visible symbol of the democratic process. तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है दैट इज़ इलेक्शंस. क्योंकि अगर इलेक्शंस ही नहीं हो रहे, अगर लोगों के द्वारा चूज़ किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव ही रूल नहीं कर रहा तो डेमोक्रेसी कहाँ की, कौन सी डेमोक्रेसी. वी ऑफन डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. A direct democracy is one where the citizens directly participate in day-to-day decision making and in running of government. So there is two type of democracy basically. One is direct and another is indirect. Direct democracy में क्या होता है कि जो लोग हैं ना वो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे कहीं पंजाब का ले लो, पंजाब में पानी वाटर सप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा मतलब. तो फिर लोग क्या करेंगे, पूरी जनता जो भी इंडिया की है या पंजाब की भी बहुत जनता है ना, क्या वो इकट्ठी होकर के डिसीजन लेगी या फिर जिन्हें हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है वो डिसीजन लेंगे. तो जिसमें तो सारे लोग इकट्ठे होकर के एक डिसीजन लेते हैं दैट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड जिसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं दैट इज़ इनडायरेक्ट.
और डायरेक्ट का हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है। द एंशियंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस वर कंसिडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ग्रीस में जो एंशियंट सिटी स्टेट्स हैं, ग्रीस में जो पुरानी स्टेट्स हैं, उनमें क्या होता था कि पहले के टाइम में जो लोग होते थे ना, वो हर एक डिसीजन अपने आप लेते थे, मिलकर लेते थे, हर एक इंसान उसमें इन्वॉल्व होता था। ठीक है। मैनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट, स्पेशली ग्राम सभास, टू बी द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो कई लोग हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी ग्राम सभा जो विलेजेस वगैरह में होती है उसे मानते होंगे कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट में आती है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स में क्या होता है कि पंचायत वगैरह इकट्ठे बैठ करके डिसीजन ले लेती है ना। सो मैनी वुड कंसिडर लोकल गवर्नमेंट, स्पेशली ग्राम सभा, टू बी द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल। अभी विलेज में कितने लोग होंगे? हद 200 या 300। उसमें से भी कोई ग्राम सभा के डिसीजंस वगैरह में पार्टिसिपेट करता है? कोई नहीं करता। तो अप्रॉक्सीमेट 100 लोग होते हैं, और 100 लोगों की गैदरिंग तो किसी की ऐसे शादी में या बर्थडे पार्टीज़ में भी हो जाती है। तो ये करना काफ़ी हद तक पॉसिबल है। पर अगर हम इसी चीज़ को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही लाख या करोड़ पीपल में करें, ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है कि तुम कहीं 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों को इकट्ठा करो। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। एंड तुम उसमें पीसफुली कोई डिसीजन लो, no, it is not at all possible. Okay, so in such an arrangement, citizens choose their representatives who in turn are actively involved in governing and administrating the country. अब ऐसे अरेंजमेंट में, इन सच एन अरेंजमेंट, सिटीजन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अब ऐसे में जब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो लोग क्या करते हैं कि अपने सिटीजन्स चूज़ कर लेते हैं, सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ कर लेते हैं जो कि गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री का अच्छे से संभाल सकें, जो उन्हें लगता है कि लायक है इस पोस्ट के, उसे वो चूज़ करते हैं। The method followed to choose these representatives is referred to as an election. The method followed to choose these representatives. अब हम representatives को चूज़ करते हैं, इसका जो मेथड है दैट इज़ इलेक्शन। हम जाते हैं अपने वोट बूथ्स पे, अपने मम्मा पापा को आपने देखा होगा, अभी मेरे को नहीं लगता आप 18 ईयर्स प्लस होगे जो वोट देते होगे, तो आपने अपने मम्मा पापा को देखा होगा कि वो लोग जाते हैं वोट बूथिंग करने, एंड वहाँ पर जा कर के वो अपनी वोट्स डाल के आते हैं एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। ठीक है। अभी आप में से कई लोगों के पापा या मम्मा वोट में खड़ते भी होंगे, है ना, इलेक्शंस में, सरपंची कहते हैं विलेजेस में, तो उसे, है ना, वहाँ पे खड़ते भी होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह। दस द सिटीजन हैव अ लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजंस एंड इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। दस द सिटीजन हैव अ लिमिटेड रोल। सिटीजन्स का बहुत लिमिटेड रोल होता है इन टेकिंग मेजर डिसीजन एंड इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिटीजन्स क्या करते हैं? उनका काम है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना, उसके बाद खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दैट वन इज़ देयर टाइप। ओके, सो वो यही करते हैं कि अपना चूज़ करते हैं, मस्त अपना लड़ते हैं, और उसके बाद जो भी काम करना है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने करना है, कैंडिडेट्स ने करना है। ठीक है, जो उनके जीते हुए हैं। दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ पॉलिसीज़। वो पॉलिसीज़ बनाने में कुछ ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते कि पॉलिसीज़ कैसी पॉलिसी बननी चाहिए, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया होता है। सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करें, अगेन, है ना, बस, इसके आगे उनका कोई काम नहीं है। In this arrangement, where all major decisions are taken by elected representatives, the method by which people elect their representatives become very important. अब हर एक डिसीजन जो जीता है वो रिप्रेजेंटेटिव ले रहा है, तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने इंसान इलेक्ट किया है, जो उसका प्रोसेस है इलेक्शन का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अभी किसी को हमने पावर देनी है तो वो पावर देने के लिए हम उस पर जो चेक लगाएंगे वो ज़रूरी बन जाता है। द सेकेंड क्वेश्चन रिमाइंड अस ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। अब बहुत इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होती। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ पंजाब में ही
संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, आई विल बेसिकली से, मैं एग्जैक्ट सिटी तो नहीं मेंशन करूँगी, विलेज या सिटी। तो वहाँ पर क्या हुआ, माय पेरेंट्स वर देयर, माय रिलेटिव्स वर देयर, वो सब वोट देने गए और काफ़ी हद तक मतलब वोटिंग हो चुकी थी एंड हाफ सिटीजन्स की अप्रॉक्स रहती होएगी, जैसे 500 लोग हैं उस जगह पे, तो अप्रॉक्सीमेट 200 वोट्स डल चुकी थी। तो 11:30-12 बजे तक का टाइम था एंड माय पेरेंट्स वर देयर। तो वो वोट डालने गए और उन्होंने देखा कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए हैं उनके ही कुछ गुंडे, कुछ गैंगस्टर्स वर देयर एंड वो मारपीट कर रहे थे कि तुम्हें इसी को वोट डालनी है। सो हाउ यू कैन से दैट इट इज़ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जब लोगों को वही नहीं है कि वो क्या चूज़ करें, उसकी उन्हें अधिकार ही नहीं है ना, कि तुम अधिकार भी ले रहे हो उनका रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का, तो ये काहे की इलेक्शंस और डेमोक्रेसी है ना। द सेकेंड क्वेश्चन रिमाइंडर्स ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, सब इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होती। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो होल्ड इलेक्शन, लार्ज नंबर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं ना, वो अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो देखो हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, हम ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं, इसके लिए वो नाटक वाली इलेक्शंस को होल्ड कर लेते हैं, पर उनके लिए इलेक्शंस का कोई मायने नहीं, बस दुनिया को दिखाने के लिए कि हम डेमोक्रेटिक ही हैं, वो इसीलिए कर लेते हैं। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स आर कीन टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक रूलर वही हो गया कि वही चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी दिखाएं कि हम कितने लोकतंत्र है हमारी, हम बहुत मॉडर्न है, हम डेमोक्रेसी लेकर के आ रहे हैं। दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शंस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। वो इलेक्शंस ही इस तरीके से होल्ड करते हैं कि जिस तरीके से भी, मतलब चाहे आप सीधी उंगली से घी निकालो, चाहे आप उल्टी उंगली से निकालो, सॉरी स्टूडेंट्स। सो हाँ, क्योंकि आप चाहे सीधी उंगली से कुछ निकालो, चाहे टेढ़ी उंगली से निकालना घी ही है, वही काम हो गया। चाहे तुम इलेक्शंस के द्वारा कर लो, चाहे तुम बिना इलेक्शन से, रूल वही करेगा जो अब कर रहा है, जो अभी पावर में है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन इन सच अ वे दैट इट डज़ नॉट थ्रेटन देयर रूल, कि उनके रूल पे कोई थ्रेटन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके से इलेक्शन ले कि कुछ भी हो जीते वही। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ सच नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन? बेस्ट एग्जाम्पल इज पाकिस्तान, बेस्ट एग्जाम्पल। What do you think would distinguish a democratic from a non-democratic elections? डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बीच में क्या फ़र्क होता है, ये आप बता सकते हो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं होती, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पीसफुली चूज़ कर लेते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक में इट इज़ ओनली एन एक्ट दैट इट इज़ डेमोक्रेटिक, बट पीपल डू नॉट हैव राइट टू choose their representative, or if they have the right, then there is corruption and answers and votes may change and give to the person who is with money and muscle power. So this is what you can write, and you can write examples that democratic form of elections में आप इंडिया का भी लिख ही सकते हो, देखो रिटर्न में तो आप लिख सकते हो, और नॉन डेमोक्रेटिक में बेस्ट इज़ China and Pakistan. What can be done to ensure that election in a country would be conducted in a democratic way? तो क्या चीज़ इंश्योर करती है कि जो इलेक्शंस होएंगी ना, वो बहुत अच्छे वे में होंगी, डेमोक्रेटिक वे में होंगी, जैसे लोग चाहते हैं पीसफुली वैसे होंगी। ये कौन इंश्योर करता है? दिस इज़ वैसे तो अब तक आपको आंसर पता होना चाहिए अगर आपने 9th 10th अच्छे से पढ़ी है। This is where constitution comes in. The constitution of democratic country lays down some basic rules about elections. The details are usually left to be worked out by laws passed by the legislature. These basic rules are usually about. तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो इलेक्शंस के बीच में आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स। कुछ बेसिक रूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस के लिए ले डाउन करता है कि ये तो मानने ही पड़ेंगे। द डिटेल्स आर यूजुअली लेफ्ट टू बी वर्कड आउट by law passed by the legislature. These basic rules are usually about. अब ये basic rules हैं क्या? Who is eligible to vote? Every citizen of India who is 25 year plus, 25 की एज से प्लस every citizen of India is allowed to, who is eligible to vote? For eligible it is 18 plus. 18 plus all adults.
Sorry guys for the disturbance. So we are here again. So the question was who is eligible to vote? 18 प्लस जो भी एडल्ट है वो सारे एलिजिबल हैं वोट के लिए. 18 प्लस पीपल ऑल आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. हु इज़ एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट. अब रिप्रेजेंटेटिव कौन बन सकता है, कौन कैंडिडेट की तरह इलेक्शंस में खड़ सकता है. दैट आर 25 प्लस एज वाले लोग, सिटीजन्स. ओके. हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शंस. अब इलेक्शंस को सुपरवाइज कौन करता है. इट इज़ इलेक्शन कमीशन. हु इज़ इलेक्शन कमीशन. ओके. हाउ डू दी वोटर्स चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब जो वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चूज़ करते हैं. इलेक्शंस के तहत. दैट प्रोसेस इज इलेक्शन. हाउ आर दी वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी इलेक्टेड. वोट्स कैसे काउंट होती हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स वोटिंग सिस्टम के थ्रू इलेक्ट होते हैं और वोट्स जो हैं वो अगर तो हमारी वोटिंग मशीन्स में हो, है ना, ईवीएम्स में हो तो वो कंप्यूटराइज होकर काउंट हो जाते हैं. अगर वो हमने बैलेट पेपर पे ली हो तो लोग बैठे होते हैं, पूरी एक असेंबली बैठी होती है जो कि काउंट करती है. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बिठा देते हैं कभी कभी, गवर्नमेंट वर्कर्स. नाउ नेक्स्ट इज़ like most democratic constitution, the Constitution of India answers all these questions. As you can see, the first three questions are about ensuring that elections are free and fair, can thus be called democratic. The last two questions are about ensuring fair representation. In this chapter, you will consider both these aspects of the constitutional provision about election.